यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किया हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। आप लोग देखो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसका ये वाला ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल नंबर 6 का ऑब्जेक्ट ये वाला है, एंड एग्जाम्पल नंबर 7 का ऑब्जेक्ट ये वाला है। अपनी बुक में से देखो, आप लोगों को ऐसे सर नहीं भविष्य में तो पूरे वीक ही लिया है। यस बेटा, ठीक है। अब आप देखो एग्जाम्पल नंबर सर वो 5 ये चैट वाला पे तो है, मैसेज करता है। आपको क्या? यस सर। वो सर वो होमवर्क सर, वो वगैरह मांगता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको ये इमेज बनाई। अब देखिए पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। विल फर्स्ट लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5। तो हियर वी गो विद एग्जाम्पल नंबर 5। हमारे एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसका जो हमारी फिगर है, वो हमारी फिगर जो है अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो वो आपको इसी तरह से दिखाई दे रही है। अपने बुक में फिगर देखो, इसी तरह से दिखाई दे रही है ना? यस सर, बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम। यस सर बिल्कुल सेम है। यस सर। मैं इसको आपको थोड़ा सा रोटेट करके भी दिखा देता हूँ बिल्कुल ही सही ताकि है। आप इसको सब डायरेक्शंस में से आप इसको देख सको, ठीक है। ओके, अब हम इसका टॉप जो व्यू है, हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, ठीक है। ये आ गया इसका टॉप व्यू। अब हमें इसका देखना है साइड व्यू। साइड व्यू इसका अगर हम देखें तो दिस इज द साइड व्यू ऑफ अवर ऑब्जेक्ट। सर जैसा ऊपर से लग रहा था वैसे ही लग रहा है। लेकिन ऊपर क्या था, जो ये वाला बॉक्स था ना, ये ऊपर की तरफ था। आप अपनी बुक में भी देखो टॉप व्यू, साइड व्यू, जो छोटे वाला बॉक्स है ना। यस सर ये छोटे वाला बॉक्स ऊपर था। हाँ, जो टॉप व्यू के अंदर देखो, मैं वापस से दिखाता हूँ टॉप व्यू आपको। टॉप व्यू के अंदर ये ऊपर की तरफ है। थोड़ा जूम किया है। यस सर। ये ऊपर की तरफ है। अगर हमने इसका साइड व्यू किया तो ये नीचे की तरफ इसका आ गया वो वाला हिस्सा। अब नाउ अवर फ्रंट व्यू अकॉर्डिंग टू द बुक इस डायग्राम का। और अगर हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अगर हम इसको रोटेट करके देखना चाहें तो ये फिगर है ना, इस फिगर का ये देखो, ये हमारा फ्रंट व्यू। इस फिगर को मैंने इस तरह से रोटेट किया तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा साइड व्यू। और ये हमारा, अभी देखो ये हमारा आ जाएगा इसका, ये हमारा टॉप व्यू। आया सभी को समझ में? दिस इज अवर फ्रंट व्यू। यस सर। ये हमारा Yes, sir. फ्रंट व्यू, ये हमारा साइड व्यू, और ये हमारा दिस इज अवर टॉप व्यू। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं जहाँ पे कल हमने किया था अपना काम। 7 सर। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये बच गए थे। ओके, सो लेट्स। The Bluetooth device is ready. अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। क्वेश्चन नंबर 7। इशिता क्लास में आ गए हो आप? यस सर। इशिता, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। सर मैं हाँ बेटा।
In the following figure, D and E, मुझे एक बात बताओ, फ्लोइंग है या फॉलोइंग है? the following. तो उनसे क्लियरली बोलो। In the following figure, D and E are points on sides AB and AC of triangle ABC respectively, such that DE parallel BC पैरेलल बीसी is है, या मैंने क्या बताया था, इसका क्या मतलब होता है इसका? parallel to इज पैरेलल टू, DE इज पैरेलल टू BC। DE is parallel to BC if angle B equal 30 degree and angle A equal 40 degree. Find X, Y and Z. वेरी गुड। अब मुझे इसका मतलब समझाओ कि इसमें क्या दिया गया और उसको कैसे सॉल्व करोगे। हाउ विल यू सॉल्व इट एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन एंड व्हाट इज गिवन। सर ये क्वेश्चन में समझ नहीं आया, बस मुझे इसकी हिंदी तो पता है सर, हिंदी बता क्या दूं? है? बताओ, हाँ बिल्कुल बताओ। सर इसके है कि द फॉलोइंग फिगर, जो ये फिगर बनी हुई है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड, जो D और E पॉइंट्स है वो साइड में है। A साइड में ऐसा तो नहीं कहा। D एंड E आर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं ऑन साइड्स AB एंड AC। किसके ऊपर हैं ये? AB और AC के ऊपर है, AC के ऊपर है। ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली। मतलब जो D पॉइंट है ये AB के ऊपर है और जो E पॉइंट है ये AC के ऊपर है। AC के ऊपर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो पहले कहा गया है वो पहली वाली चीज के ऊपर है और जो बाद में लिखी गई चीज है वो बाद वाली लाइन के ऊपर है। वापस से पढ़ोगे इस क्वेश्चन को। Yes, sir. In the following figure, D and E are points on sides AB and AC of triangle ABC respectively, such यहाँ that तक रुको यहाँ तक, बस रिस्पेक्टिवली तक पढ़ा आपने। वापस Yes, से sir. इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका मतलब देखो क्या बना। इन द फॉलोइंग जो फिगर दिया गया है, D एंड E, जो D एंड E है आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC। जो D एंड E है ये पॉइंट्स हैं साइड्स AB एंड AC के ऊपर ऑफ ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली। yes, sir. सच दैट, इस तरह से कि DE है वो BC के पैरेलल हो जाए। वो D और E पॉइंट्स इस तरह से AB और AC के ऊपर हैं कि जो DE लाइन अगर हम ड्रॉ करें, अगर जो DE लाइन बन जाए, जब हम D और E पॉइंट्स को मीट करवा दें तो जो D और BC लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ये जो D और E पॉइंट है वो इस तरह से AB और AC पे हैं कि अगर हम D और E अगर पॉइंट्स को मीट करवा के एक लाइन बना दें तो DE और BC पैरेलल हो जाएं। ठीक है? Yes, sir. Now, if angle B is equals to 30 डिग्री, अगर एंगल B 30 डिग्री का है एंड एंगल A 40 डिग्री का है तो फाइंड X, Y एंड Z। तो X, Y एंड Z की वैल्यू फाइंड करो। तो जो ये X है, X की वैल्यू मुझे बताओ कितनी X की वैल्यू होगी? कौन बता सकता है X की वैल्यू कितनी होगी? Yes, tell me. मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? Yes, महक बताएगी। सर मैं बताऊं? Yes, महक। सर पहले जो 30 है ना सर, वो Z का ना अल्टरनेट हो जाएगा। Z का? और सर फिर यस सर। ना बेटा, और सर अल्टरनेट एंगल्स तो ये नहीं होते कि जो 30 और Z इक्वल हो जाएंगे। Z तो ये तो प्रॉपर्टी नहीं होती और ये अल्टरनेट एंगल्स नहीं है। अल्टरनेट एंगल्स तो महक ये वाले होंगे। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और लंबा ड्रॉ करते हैं तो ये 30 डिग्री का और ये एंगल 30 डिग्री का होगा। सर मैं ये एंगल 30 डिग्री का और ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। सर मैं बताऊं वो X कितना होएगा? बताओ साथ। सर वो X 30 डिग्री का होएगा शायद। क्यों होगा? सर 30 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग
सर मैं बताऊं कॉरस्पॉन्डिंग होएगा सर। सार्थक ने सही बताया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा अगर आप ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट दिस फिगर क्लोजली, तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, हम इसको थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी ना फिर आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है। अगर ये हमने लाइन थोड़ा लंबा ड्रॉ कर लिया तो देखो जो ये लाइन है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। बन गई या नहीं बन गई ट्रांसवर्सल? ये बिल्कुल बन गई। तो जो ये एंगल इस पॉइंट पे है जो 30 डिग्री है, और ये एंगल x है, ये कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो अब क्या लिखोगे? x इज इक्वल्स टू एंगल b और ब्रैकेट में लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर z की वैल्यू मैं बताऊं? बताओ। यस सर। सर z की वैल्यू है 110। बिल्कुल सही बताया। z की जो वैल्यू है, z की जो वैल्यू है दैट इज 110 डिग्री। यस सर। ये सर सर जो ये z है ये 90 डिग्री का राइट एंगल नहीं है? हाँ ये सर। दिखने में ऐसा है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि जो ये फिगर है ना बुक में बनाई हुई है, गलत फिगर बनी हुई है। ये दिखने में सर ऐसा y लग रहा की है। 90 डिग्री का है। y की भी 90 डिग्री नहीं है, y की भी Sir, 110, 110 degree है। 110। क्योंकि z और y सर, आपस मैं में बताऊं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। पर सर ये ऐसा Yes, क्यों sir. लगता है Yes, कि ये राइट एंगल है? हाँ, दिखने में ऐसा लग रहा है राइट एंगल है, लेकिन अगर हम इस फिगर को एक्चुअली में ड्रॉ करेंगे ना, तो जो AC लाइन है वो थोड़ी सी इस तरह से आएगी, ऐसी लाइन बनेगी AC। सर जो मैं line बताऊं है- z? हाँ बताओ। सर मैं बताऊं z1? यस सर। सर पहले अपने करेंगे x प्लस z प्लस 40 तो सर x निकाल ली वैल्यू तो 30 डिग्री की आ गई। तो सर 30 और 40 को प्लस करेंगे तो 70 आएगा। और सर फिर टोटल जो ट्रायंगल है वो 180 के 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। और लक्षिता आप बताओ एंगल y की वैल्यू कैसे निकाली? सर वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन कौन से? z और y y। कॉरस्पॉन्डिंग। z और y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, z और y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अब देखो हम यहाँ लिख रहे हैं दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, this angle is of 110 degree and this angle is of also 110 degree। 110 ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सभी बच्चे रीड करो अपनी बुक्स में से। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब जो ये कल क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है, इसको हमें कैसे करना है उसके मैंने आपको इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो आपको मैंने भेजे थे कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है हमें वो ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि एक रोम्बस है जिसके अंदर जो ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब जो 90 डिग्री से बड़े वाला एंगल है ना, उनमें से जैसे दो 90 डिग्री दो एंगल्स ऐसे हैं जो ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, एक एंगल D, एक एंगल ये पूरे वाला बड़ा D। एक मिनट, अभी कुछ बच्चे अभी तक क्लास में नहीं आए हैं। निखिल, रोजिंदर, दक्ष, 3 बच्चे नहीं आए अभी तक। गुरजिंदर क्लास में गुरजिंदर भैया को तो बहुत दिन हो गए। नो सर। साइंस की क्लास में भी नहीं आ रहा वो। है हिंदी गुरजीत? में भी थे सर, गुरेंद्र भैया कल थे शायद ना। हाँ कल आया हुआ था वो। सर आज वो ना जी हिंदी वाले में थे ना वो इंग्लिश में थे ना वो अब आए हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, 3 बच्चे रह गए हैं, जब वो आ जाएंगे तब आ जाएंगे। अब अपनी स्क्रीन पे देखो, जो 3rd नंबर एमसीक्यू था उसमें हमें कहा कि एक रोम्बस है, ठीक है। अब एक रोम्बस में आपको पता है कि देयर आर 4 एंगल्स, एक एंगल ए वाला बन गया, एक एंगल ये सी वाला, एंगल बी एंड एंगल डी।
अब इसमें ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन कौन से हैं और एक्यूट एंगल्स कौन कौन से हैं? Which are obtuse angles and which are acute angles? Sir, angle ADE is a obtuse angle और angle BCD is a acute angle. बिल्कुल सही है। तो इस रोम्बस के अंदर दो एक्यूट एंगल्स हैं और दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, ऐसा है या नहीं है? यस सर है। एडीसी एंगल एडीसी भी ऑब्ट्यूज एंगल है और एंगल एबीसी भी ऑब्ट्यूज एंगल है। Yes, sir. Yes, sir. एंगल एडीसी एंड एंगल एबीसी दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी दोनों एंगल्स ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। और रोम्बस रोम्बस क्या होता है? एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है ना? रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है बेटा रोम्बस की, क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं और आपस में चारों साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं बेटा। लेकिन जो पैरेललोग्राम की कंडीशंस हैं कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, वो तो ये कंडीशन मीट करता है कि नहीं करता? यस सर। जो पैरेललोग्राम की कंडीशंस है ना, पैरेललोग्राम की कंडीशंस ये हैं, उसके नाम से ही पता लगता है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, फिर हम आगे कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इसके अंदर ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी। तो इसका मतलब रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो देखो इसकी ऑपोजिट जो इसके एंगल्स हैं वो क्या होंगे? इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपको यह याद रखना है कि रोम्बस के भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर किसी डायग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं या पैरेलल हैं, सॉरी ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे उनके। मतलब जो एंगल एडीसी है वो एंगल एबीसी के इक्वल होगा। और इसी तरह से जो एंगल डी ए बी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी सी डी के। ये बात ठीक है जो भी यहां पे हमने लिखी है? इज दिस करेक्ट? जो यहाँ पे मैंने अभी ये चीज लिखी है, क्या ये सही है? देखकर बताओ मुझे, ध्यान से देखो। सर आपकी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, दिख रहे हैं ना सभी को? चलो हमने एक ये चीज यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली मतलब हमने यहाँ पे एक चीज ये तय कर ली कि हाँ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपको जन्नत समझ में आया? Yes, ma'am. जन्नत यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। वंशिका यहां तक चीज समझ में आई है कि हमने रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स बताया कि रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। Yes, sir. ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने इस लाइन को, हमने जो लाइन डीबी है उसको हमने ज्वाइन कर दिया। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी लाइन डीबी, मतलब हमने बी पॉइंट और डी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, जो कि एक डायगोनल भी है रोम्बस का। रोम्बस एबीसीडी का एक डायगोनल भी तो है, बीडी है ना? बीडी इज अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एबीसीडी। यस सर। ओके। अब हमने क्या किया? हमने इस डायग्राम के अंदर हमने जो ये वाला ट्रायंगल है पूरा बड़े वाला, इस ट्रायंगल के अंदर देयर आर टू ट्रायंगल्स। कौन कौन से? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल बीसीई। BCE. हमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि जो ये वाली एक एंगल है ना ऑब्ट्यूज एंगल, वो ऑब्ट्यूज एंगल से एक परपेंडिकुलर अगर हम एक साइड पे ड्रॉ करें रोम्बस की, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है? उस साइड को इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, बाइसेक्ट कर देता है। मतलब जो परपेंडिकुलर बीई है, परपेंडिकुलर बीई bisects
BC, जो परपेंडिकुलर BE है वो DE को बाइसेक्ट करता है। अब इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि जो DE है वो EC के इक्वल हो गया। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। सर आपने सर BE बाइसेक्ट्स DE लिखा है सर, DC नहीं आना था क्या? DC ही आना था। तो जो BE परपेंडिकुलर है वो DC को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब जो DE है वो EC के इक्वल हो गया। क्या लिखा है? परपेंडिकुलर BE बाइसेक्ट द साइड DC। देन एंगल BED इज इक्वल टू एंगल BEC। इसका क्या रीजन है? एंगल्स जो दोनों हैं वो 90 डिग्री के हैं। एंड देन BE इज इक्वल टू BE, ये हो गया कॉमन हमारा। तो देखो साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, और एक ये वाली साइड है इसके इक्वल, और बीच का एंगल इक्वल है। तो क्या हो गया? बाय एसएस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। जो ट्रायंगल BDE है वो BCE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट BD इज इक्वल्स टू BC, कि ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल हो गई। यहां तक देखो, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. BD और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी है कि CP/CT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखो, अब हमने सिर्फ ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल BDC। BDC के अंदर BD इज इक्वल टू BC, हमने अभी ऊपर प्रूव किया, एंड BC इज इक्वल टू DC। BC और DC, ये देखो ये तो चारों साइड्स रोम्बस की इक्वल होंगी ना, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो BC इज इक्वल टू DC पहले से पता है हमें, साइड्स ऑफ रोम्बस। इट मींस ट्रायंगल BDC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल BDC है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये भी आपको पता है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने कितने होते हैं? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 degree. इसको याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है? सर यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 180 में से 3 को डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 180 से 3 को डिवाइड कर दो, क्योंकि जब तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो तीनों की वैल्यू x रख लो, x, तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब जो हमारा इनिशियल डायग्राम है, सबसे पहला नंबर डायग्राम है, उसके अंदर देखो हमारा ये एंगल कितने डिग्री का निकला? 60 डिग्री का। जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर डायग्राम है ना, उस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री का निकला। तो इसका ऑपोजिट जो एंगल है रोम्बस का, एंगल नंबर ये वाला, ये 60 डिग्री का, ये 60, तो बाकी दोनों जो एंगल्स बचे हैं 360 में से 120 माइनस कर दो, 240 डिजिट है हम उसको x मानेंगे, और जो सेकंड डिजिट है हम उसको y मानेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं सब इसी तरह से करने हैं। अब हमारे पास 27 में x क्या है? 2 है, तो 2 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पे। फिर 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई y कितना है? 7 है। फिर 3 मल्टीप्लाई x कितना है? 2 है, y कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर, एंड लास्ट में 7 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। फिर 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 12। 12 मल्टीप्लाई 7 इज 84। इसको किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6। 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 6 जा 6 मल्टीप्लाई 49 कितना हुआ? 6 मल्टीप्लाई 49 इट इज 294, ठीक है? देन क्यूब ऑफ 7 इज 343। अब हमें
फाइनल आंसर लिखना है। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें भव्य इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें 343 है, तो इसका जो लास्ट वाला 3 है उसको हमने लिखा यहाँ पे। ये जो 34 है इट विल गो ओवर हियर एंड इट विल बी एडेड टू 294 and it will become 8, 9 plus 3 12, 328। अब जो ये वाला 8 है वो आएगा यहाँ पे, और जो ये 32 है it will go over here। तो हमने किया 32 add 2 plus 4 6 11। ये वाला अब जो 6 है वो आ गया यहाँ पे। ये जो 11 है it will go over here। लास्ट वाला जो है उसमें पूरा का पूरा आ जाएगा, तो 27 क्यूब इज इक्वल्स टू 19683। अब इसको देखो और आई एम गिविंग यू अ मिनट टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे किया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब आप 3.4 को अपनी CW कॉपी में करोगे ना तो लिख लेना प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करने के बाद एक एक सम को फिर अपनी फेयर कॉपी में करना। अगर ऐसा नहीं करोगे भव्य तो सीख नहीं पाओगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट रह जाएगा। फिर जब एग्जाम होगा या CT होगा तब पता चलेगा कि कुछ सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की हमने इसकी। ध्यान से देखो और समझो इसको क्या किया हमने यहाँ पे। गुरजिंदर क्लासेस में आया था इंग्लिश और साइंस की? सर साइंस में तो आया था, इंग्लिश का याद नहीं था, लेकिन इंग्लिश में वो नहीं आया। सर इंग्लिश में आधी क्लास में था वो। चलिए कोई बात नहीं। करो बच्चों शाबाश, जल्दी से इसको भव्य एक बार समझो। अब इसके बाद नेक्स्ट डाउट किसका है वो अपना हैंड रेस करो। सर मैंने कर रखा है हैंड रेस। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा। ठीक है भव्य, आ गया समझ में? आ गया सर। यस सर आ गया। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देखना है तब फायदा होगा इसका। हाँ कृष्णा आप बोलो, आप बोलो। सर MCQ नंबर 3 वॉल्यूम क्यूब वाला सर ये कंसेप्ट समझा दो सर मुझे। स्टेप्स तो इसके आते हैं मगर सर ये थोड़ा कंसेप्ट कम समझ आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 किसका? 3.4 का? नो सर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 मतलब MCQ का पार्ट नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1,75,616 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स एज इज। ठीक है, फेयर एनफ। हमें क्वेश्चन दिया और हमें उसका आंसर पूछा है। अब इसमें हमें कृष्णा एक बात बताई है, एक बात कही है कि एक क्यूब है, देयर इज अ क्यूब जिसका वॉल्यूम इतना है, तो उसकी साइड बताओ। अब हम सोचें कि हमें क्यूब ही क्यों दिया है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, हमें कोई और चीज़ क्यों नहीं दी? क्योंकि एक क्यूब ही ऐसा होता है ऑब्जेक्ट जिसकी ना सारी साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। जिसकी क्या होती हैं? सारी साइड्स बराबर होती है, इक्वल होती हैं। आपने वो रूबिक्स क्यूब देखा है जिसके अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं? आपको उसमें यस सर होता है, उसकी जो सारी साइड्स होती है ना, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, आपस में बराबर लेंथ होती है उनकी।
ठीक है। और एक क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? मुझे सब कृष्णा मुझे बताओ कि व्हाट इज वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम से क्या चीज समझ में आती है? सर मैं Sir, बताऊं? I can tell. लेट हिम ट्राई। कि क्यूब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय वॉल्यूम? अगर प्रॉपर मतलब नहीं पता तो आप ये बता दो कि आप इससे क्या समझते हो कि वॉल्यूम क्या होता है। Sir, I can tell. जस्ट अ मिनट, लेट हिम ट्राई। सर आप दोबारा बोलना एक बार। बेटा मैंने पूछा कि वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम से क्या समझते हो आप कि व्हाट इज वॉल्यूम? सर मैं बताऊं? मैं आपको टर्न दूंगा, एक बार कृष्णा को ट्राई करने दो। कृष्णा क्या होता है वॉल्यूम? बेटा जल्दी से बताओ, नहीं पता तो बोल दो सर नहीं पता। नहीं पता। हाँ सर ललित, मैं बताऊं? पहले आशीष ललित को ट्राई करने दो एक बार, लेट देम ट्राई। आपको भी टर्न दूंगा मैं। यस ललित, व्हाट इज वॉल्यूम? सर अरे ललित, क्या होता है वॉल्यूम? ललित भी गायब। हाँ आशीष बताओ क्या होता है वॉल्यूम? सर मैं बताऊं सर जैसे सर मैं सर बताऊं जैसे अपने को इसमें Sir, पानी भरना है सर, तो उसमें कितना पानी आएगा सर? ये इसकी वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये जो बॉक्स है, ये जो क्यूब है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर कितनी जगह है। आशीष अपना माइक्रोफोन ऑफ करना। sir, मेरी आवाज आ रही है? सर ललित भी है कि ये? इसका मतलब क्या Sir, है कि हमसे ये पूछा गया है कि ये जो क्यूब है, इसके अंदर अगर हम पानी भरें तो इसके अंदर कितना पानी। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ ललित आ रही है आवाज बेटा। अगर हम इसमें पानी भरना चाहें तो इसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है? कितना पानी स्टोर कर सकते हैं। पानी की वजह हम कुछ भी भरना चाहें इसके अंदर, या कुछ ना भी भरना चाहें, खाली है ये, तो हम इसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ। बाज़ार में आप लोग, जो बाज़ार में कोका कोला की बोतल है, 2 लीटर्स की बोतल होती है ना, यस सर। 3 लीटर्स की बोतल होती है, 5 लीटर्स की चीज़ें आती हैं, कोई 5 लीटर की ऑयल तेल की बोतल आती है। तो हमें, आपको क्या लगता है कि वो अंदाजे से बोतलें बना देते हैं क्या? नो सर। नहीं बनाते, वो अंदाजे से बोतल नहीं बनाते, वो कैलकुलेशन करते हैं कि हम इसकी हाइट कितनी रखें, क्योंकि सब काम मशीन से होता है। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो भी मशीन से बनती हैं, तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी जो प्लास्टिक की बॉटल है कोका कोला की 2 लीटर की, इसकी हम कितनी हाइट रखें कि इसमें 2 लीटर कोक आ जाए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसका जो ढक्कन है उसका मुंह कैसा होगा। अगर हम ये डिज़ाइन देंगे इस बॉटल को, तो हम इस बॉटल को और कितना लंबा करना पड़ेगा, हमें कितना इसको मोटा करना पड़ेगा, कितना चौड़ा करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें वॉल्यूम से पता चलती हैं। वॉल्यूम से वो पता लगाते हैं कि अगर हमें 2 लीटर इसमें पेप्सी डालनी है बेचने के लिए, तो हमें इसका जो वॉल्यूम है वो हमें इसका वॉल्यूम चाहिए इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। एक ना आपको मैं यहाँ पे चीज़ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना बच्चों। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, मैंने आपको बताया 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। अगर हमारी बोतल का साइज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसमें 1 लीटर सामान आ जाएगा।
समझ रहे हो आप? ये हम आगे चल के ना आपकी बुक के अंदर अभी वॉल्यूम का चैप्टर जब आएगा तब आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो वॉल्यूम ऑफ सर एक ट्यूब बार वापस बता दो कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है लीटर के अंदर, ठीक है। मैंने एक आशीष ये बताया कि बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम है तो उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। इट कैन होल्ड अप टू 1 लीटर ऑफ लिक्विड। समझ रहे हो आप? यस सर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, मान लीजिए एक क्यूब है, इसकी सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर की हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा वंशिका? इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर हम 10 का क्यूब निकाल देंगे तो कितना होगा बोलो? होगा 1000। हाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये वाला जो क्यूब है इसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, पूरा पूरा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ओके सर। चलिए। सर एक बार सर प्लीज एक बार और थोड़ा सा समझा दो। क्या समझाऊं मैं, बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? 10 सेंटीमीटर वाला एक बार दोबारा बताना। मैंने ये कृष्णा ध्यान कहाँ पे बेटा, मैंने बताया कि अगर एक क्यूब है जिसकी साइड्स 10 सेंटीमीटर की हैं, क्यूब का मतलब क्या होता है, आपने स्क्वायर पढ़ा था ना, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इस तरह जो क्यूब है क्यूब की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। सर ये तो पता है। तो अगर हमने 10 सेंटीमीटर का क्यूब लिया तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा उसका 10 मल्टीप्लाइड 10। इसका मतलब 10 क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और वंशिका से ये पूछा था कि वंशिका इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसने बताया सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इस जो बॉक्स में 1 लीटर पानी आ सकता है, दिस बॉक्स कैन होल्ड अप टू 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके इस बॉक्स सर। के अंदर 1 लीटर ऑफ पानी आ सकता है। सर मैं तो चाहता हूँ भैया, जो जैसे वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू 3, यानी साइड इंटू क्यूब। अरे साइड इंटू क्यूब नहीं होता, साइड क्यूब होता है। अरे साइड क्यूब होता है बेटा, साइड इंटू क्यूब नहीं होता, साइड क्यूब। सर लेकिन अपने करते तो सर उसे बोलते सर अपने करते तो सर मल्टीप्लाई है ना, उसको साइड क्यूब ही कहते हैं, ठीक है। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी काम में हम उलझ जाएंगे नहीं तो इस क्यूब का वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्यूब का वॉल्यूम है 1 लाख, हाउ मच? 75,616. 1,75,616 यस सर। सर बिल्कुल इसका क्यूब निकालेंगे तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, क्योंकि हमें जो ये क्यूब है उसकी साइड फाइंड करनी है। तो हमें इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे हम? साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, क्योंकि बेटा हमने साइड को 3 बार आपस में खुद से मल्टीप्लाई किया तभी आंसर आएगा ना। तो अगर हमें साइड निकालनी हो तो इसका क्यूब रूट ही करना पड़ेगा हमें। अब इसका क्यूब रूट कैसे करोगे बताओ? इसको कैसे सॉल्व करोगे लावण्य? सर
सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके ना इसका हम देखेंगे कितने डिजिट आ रहे हैं। हाँ ठीक है, कितने पेयर्स बन रहे हैं? यस सर। सर मैं बताऊं? सर 1 मिनट में करके सर मैं देखता हूँ, मेरा पेन नहीं मिल रहा। सभी करके दिखाओ मुझे, करके देखो ये जिसने कर मैंने लिया है मैं समझ गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सर यस सर ये तो सर आसान सा ही है सर, जैसे अपने सर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 किया था सर, ये तो उसी तरीके से। हाँ बेटा उसी तरीके से है ये, बस उसमें हमें एरिया दिया हुआ था स्क्वायर का, इसमें हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें क्यूब फाइंड करना पड़ता है। सर 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर आएगा। यस सर। यस सर। आप देखो मेरा। कृष्णा 56 सेंटीमीटर आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, रीचेक कर लेना यहाँ से। चलिए देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ Yes, ना, sir. मैंने कर लिया देखो। वेबकैम पे दिखा रहे हो? यस सर। अभी देखता हूँ मैं। ओके वेरी गुड, ठीक है। ऊपर करो थोड़ा सा नोटबुक को, कैमरा ऊपर करो थोड़ा सा। 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार निकाला है फैक्टर के अंदर? कृष्णा कितनी बार 2 कितनी बार आया है फैक्टर्स के अंदर एज अ फैक्टर? सर 1 सेकंड काउंट करके बताता हूँ। काउंट करके बताओ मुझे। 9 बार, फिर बिल्कुल सही है। ओके, और किसी क्वेश्चन में डाउट? भी किया हुआ है। किया हुआ है? ओके, किसी बच्चे को और किसी क्वेश्चन में डाउट? रुपल आपको, वंशिका, जन्नत? सर मुझे नो सर। सर किसी में भी नहीं है? और वेरी कितनी गुड देर तक क्लास लगेगी? सर मुझे है बेटा 1 घंटा और लगेगी। नो सर, सर छोटा मैं सा फोन में doubt बैटरी है। नहीं थी ना, इसलिए पूछ रहा था। इसलिए सर बैटरी का मैंने सर इसलिए पूछ रहा था। अरे भाई तो चार्जिंग पे लगा के बैठा करो। हाँ कृष्णा, हो गया कृष्णा का डाउट। लावण्य डाउट भूल पूछो, गया कोई था। बात नहीं। सर छोटा सा ही मेरे चीज पूछनी है सर। मैंने ना 3.5 का 1 का 1 है ना, तो इसके अंदर जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया तो इसके अंदर ना 2 क्यूब ना 4 बार आ रहे हैं, और ना सर पॉइंट हटाया तो 1000 आ रहा है, तो फिर इसके अंदर कैसे करेंगे सर? ओके, ये तो बहुत आसान है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। यस सर। ये तो मैं अभी लावण्य आपको बताऊंगा ना, आप खुद ही कहोगे सर ये तो इतना आसान था, पता ही नहीं चला। हमसे पूछा है कि क्यूब रूट इसका ना। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सर इसका स्टेप मैं बताऊं? बताओ। सर इसका पहला स्टेप होगा, सर सर हम पहले तो इसका जो पॉइंट है उसको निकाल के हमने 1000 तो लिख लिया। उसके बाद अब हम इसको क्यूब, सर इसको हम इसके क्यूब निकाल कर उसको, जैसे कि सर 4096 का क्यूब है 16, तो सर 16 इंटू 16 इंटू 16 लिख के 1000 का क्यूब हो गया 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख लेंगे। बिल्कुल सही बताया कृष्णा, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसे सर ऐसे उसके ही था बाद सर उस सर 16/10 कर लेंगे और फिर आएगा 1.6। सर उसके बाद बस इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे 16 और 10 को। तो ये हो जाएगा 1.6। बस ये इसका आंसर है। सर मैं बुक वाले मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से घूम घूम के कर रहा, अब पता लगा ये था। हाँ बेटा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर रहे हो ना, तो 4096 को ये 16 मल्टीप्लाई 16 कैसे आया? पहले 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया ना हमने, क्योंकि अब हमें सारे, अगर आपको क्यूब्स ध्यान है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता लगाओ कि 4096 किसका क्यूब है।
वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से Yes. पता चलेगा। ठीक है, यस सर। और किसी का कोई डाउट जल्दी से पूछो। किसी का डाउट है तो रेज योर हैंड। सर 1 मिनट में चेक कर लूं एक बार, कोई और है? और किसी का और कोई भी डाउट नहीं है 3.4 एंड 3.5 के अंदर? लेकिन मुझे सभी ने भेजा तो है नहीं 3.5 अभी तक करके, और 3.4 भी सभी ने अब तक करके नहीं भेजी है मेरे को। अर्शदीप बेटा किसी की हेल्प लो आप, आशीष की लो, चाहे खुशदीप की सर, लो, मुझे- चाहे लावण्य की लो। पीडीएफ बनाना सीखो, पीडीएफ कैसे बनाना है। सर मुझे एक चीज पूछनी है। ठीक है, हाँ पूछो लावण्य। सर मुझे ना क्वेश्चन नंबर 3 का ना 6th नंबर समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th नंबर। यस सर। तो इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद ना 5 क्यूब इंटू 11 क्यूब आएगा, लेकिन सर उसके अंदर फिर आगे हमें कैसे करना है वो मेरे को पूछना है। बेटा लावण्य इसको जैसे हमने फर्स्ट नंबर एमसीक्यू किया है ना, वैसे करके देखना है इसको। Yes. कल बात Yes, करेंगे sir. इस बारे में। आसान Yes, है, sir. कर लोगे।